और वो है काव्य गुण। हमने काव्य हेतु पढ़े, उससे पहले काव्य क्या है ये पढ़ा, काव्य हेतु पढ़े, फिर काव्य प्रयोजन पढ़े। अब कविता के क्या गुण हो सकते हैं, जैसे जनरली आप हम लोग पैसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस बारे में। गुण का मतलब क्या होता है, गुण किसे कहेंगे? सर किसी भी चीज की जो विशेषता बताए। विशेषताएं। तीखा है, तीखा है सर, या मीठा है, कड़वा है, क्या है? एक इंसान के क्या क्या गुण हो सकते हैं? जब त्याग हो गया, बलिदान हो गई, अहिंसा हो गया, मानवीयता हो शिवांगी मैम बोल रहे पॉजिटिव पॉइंट्स। सब लोग सहमत हैं इससे, पॉजिटिव पॉइंट्स गुण मतलब? गई। नहीं सर, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सर। अंबालिका जी बोल रहे हैं अच्छी बातें। और मान और मानवीय दुर्बलताएं भी सर मानव की विशेषताएं हैं। विजय सर बोल रहे हैं अच्छी और बुरी दोनों, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ये गुण कहलाती है। करेक्ट। गुणवाचक विशेषण पढ़ा आपने, गुणवाचक विशेषण? नहीं सर। विशेषण तो पढ़ा होगा ना कभी न कभी, छोटी क्लासेज में, 6th 7th 8th 9th 10th इतनी क्लासें पार पार करते हुए आए। हाँ सर, थोड़ा बहुत पढ़ी। तो उसमें आपने देखा होगा गुणवाचक विशेषण में क्या सिर्फ विशेषताओं को जो है टारगेट किया जाता है, या इसके अलावा दूसरी चीजों को भी? गुण दो प्रकार के होते हैं, कौन से? ये प्रकार बता रहा हूं, ठीक है। एक सद्गुण और दूसरे दुर्गुण। करेक्ट। जो भी तथ्य व्यक्ति की विशेषताओं को प्रभावित करते हैं, विशेषताओं को बताते हैं, वो गुण होते हैं। दो प्रकार के हैं, सद्गुण और दुर्गुण। सद्गुण अच्छे गुणों को कहा जाता है और दुर्गुण बुरे गुणों को कहा जाता है। भारतीय दर्शन में गुणों के तीन रूप है जो दर्शन से प्रभावित है, सत रज और तम। तीनों में ही सद्गुण और दुर्गुण शामिल हो जाते हैं। मध्य अवस्था को जो है रजगुण से जोड़ा गया है, उत्तम अवस्था को सद्गुण से जोड़ा गया है, और जो सबसे निम्न अवस्था है उसको जोड़ा गया है तम गुण से। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण देवताओं के गुण हैं, इंसानी प्रवृत्तियों से जो व्यक्ति ऊपर उठ जाता है वो सतोगुण का अधिकारी होता है। रजोगुण मध्य प्रवृत्ति का गुण है, और जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो इंसान होते हैं जिनका व्यवहार परिवर्तित होता रहता है, हर क्षण नया व्यवहार देखने को मिलता है, वो रजोगुण वाला होता है। और तीसरा तमोगुण। तमोगुण राक्षसों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे तीन लोक माने गए ना, ठीक वैसे ही तीन गुण हैं, और इन तीन लोकों में तीन तरीके के गुण हैं। पाताल लोक, तीन गुण, तीन लोक कौन से? सर स्वर्गलोक, हम्म, और सर धरती और पाताल। स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक। इन तीनों से ही तीनों गुणों का संबंध है। स्वर्गलोक से सत्गुण जो देवताओं के गुण हैं, धरती लोक से रजगुण जो इंसानों में होते हैं, और पाताल लोक के गुण तमोगुण। क्लियर? अच्छी और बुरी सारी बातें जो है गुणों के अंदर ही समाहित हो जाती है। उनको हम विभाजन जब करते हैं, अच्छी बातों को सद्गुण कहते हैं, बुरी बातों को दुर्गुण कहते हैं। करेक्ट। ठीक वैसे ही इंसानी प्रवृत्तियां इंसानों के गुण होती है। जैसे किसी में उदारता का गुण है, किसी में दानशीलता का गुण है, किसी में क्रूरता का गुण है, किसी में किसी प्रकार का, किसी में किसी प्रकार का। अब एक चीज जो मैं और क्लियर करना चाहता हूं कि थोड़ा सोच के बताना, कि जितने भी गुण होते हैं इनको आप बाह्य व्यक्तित्व से अंदाजा लगा सकते हैं, या व्यक्ति का भीतरी व्यक्तित्व परख करके, देख करके, जांच करके आप गुणों को जो है बता सकते हैं? किस आधार पे करते हैं, बाह्य या भीतरी? सर भीतरी से हैं। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया,
गुण जो है वो व्यक्ति के, चाहे व्यक्ति के हो चाहे काव्य के हो, आंतरिक व्यक्तित्व का परिचायक होता है। आंतरिक व्यक्तित्व में गुण जो है सम्मिलित होते हैं। अब बताइए कविता का बाह्य व्यक्तित्व और आंतरिक व्यक्तित्व क्या होता है? फिर वह व्यक्तित्व जो होता है शिल्प पक्ष होता है और आंतरिक व्यक्तित्व जो है सर भाव पक्ष होता है। और ये भाव पक्ष किससे प्रभावित होता है? मतलब सर समझ नहीं पाया आप क्या कर रहे हैं। भाव पक्ष किससे प्रभावित होता है? सर आदमी इंसान जो है मानव के संयोगों से जुड़ा हुआ होता है सर भाव। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कविता में जैसे भाव, कोई भाव परक कविता है, ठीक है, एक विशेष भाव को लेकर के लिखी जाती है। अब उसको, उस भाव को परिवर्तित करना है, उसकी जगह दूसरा भाव लेकर के आना है, तो ये किससे संभव होगा? विचारों से। बाह्य पक्ष शिल्प से पूरी तरीके से प्रभावित होता है, आंतरिक पक्ष भाव से प्रभावित होता है। इस भाव में रस निहित रहते हैं। किससे प्रभावित होता है? भाव। अच्छा ये पूछ रहे थे सर। हाँ, भाव रस से प्रभावित होते हैं। आपके इमोशंस कब बदलते हैं? जब आप कोई विशेष रस दशा में होते हैं, जब आपका हृदय कोई एक अन्य स्थायी भाव को प्राप्त कर जाता है, तब आपके भाव बदलते हैं। मान लीजिए अभी आप हंस रहे थे, कोई आपने हंसी की बात सुनी या ऐसा अनुभव किया आपने, आपके हृदय में हास्य नाम का स्थायी भाव जागृत होता है और आप हास्य नाम के रस की प्राप्ति कर रहे हैं। अब भाव कब बदलेगा आपका? जब आप दूसरे स्थायी भाव को प्राप्त होंगे। करेक्ट। मान लीजिए दूसरा स्थायी भाव ये है कि आप जब हंस रहे थे उसी समय आपके सामने जो आदमी खड़ा था उसने जोर से एक मुक्का जड़ दिया आपके मुंह पर। अब क्या, अब भी आप हंसेंगे? मुझे अब नहीं हंसेंगे, तो क्या करेंगे? उसका सर प्रतिकार। प्रतिकार करेंगे। कैसे? सर या तो उसको सर वही दंड देंगे जो मुझे दिया है, या तो सर उसको दूसरे तरीके से सर सोचेंगे कि उससे मेरा रिलेशन क्या है या मेरी गलती क्या है। आपका भाव कैसा होगा उस समय? तो मैं क्रोध का सर। क्रोध का। जनरल सी बात है, उस समय आपको क्रोध आएगा सीधे सीधे तौर पे प्रथम दृष्टिया। उसके बाद जब वो समझाएगा, शांत करने की कोशिश करेगा, वो या कोई और दूसरा व्यक्ति आपको ये कहने की कोशिश करेगा कि इतनी जोर से नहीं हंसना चाहिए, यहाँ पर बच्चे बैठ के एग्जाम लिख रहे हैं और तुम इतनी जोर से हंस रहे हो। लेकिन पहली दफा चाहे कुछ भी रीजन रहे, आपको जो है गुस्सा ही आएगा। मतलब क्या हुआ? अभी तक आप जिस रस को प्राप्त कर रहे थे, हास्य रस को, उस रस की जगह अब दूसरे रस ने ले ली। करेक्ट। रस परिवर्तन हुआ। ये रस परिवर्तन किस आधार पे होता है? इसके सर पीछे एक्सपीरियंस, है। सर अनुभव। विवाह परिस्थितियों के अनुसार सर। हाँ, जो हम अनुभव कर रहे हैं, जैसा हमारा हृदय अनुभव कर रहा है ना, हमारा हृदय जिस स्थायी भाव को जागृत कर रहा है वैसा ही हम परिवर्तित, हमारा रस परिवर्तन किससे होता है? हमारे स्थायी भाव से। स्थायी भाव जैसे ही बदला, दूसरे रस में पहुंच जाते हैं। और ये सारा रस का जो खेल है ना, जो आंतरिक पक्ष है काव्य का, ये काव्य गुणों से प्रभावित होता है। बात समझ में आई? कविता का आंतरिक पक्ष काव्य गुणों से प्रभावित होता है, यानी कि रस इत्यादि जो भी होते हैं, ये, सॉरी, रस इत्यादि जो भी होते हैं इनसे काव्य गुण प्रभावित होते हैं। करेक्ट। जैसे वीर, वीर रस की प्राप्ति कर रहे हैं आप, मान लीजिए उत्साह नाम का स्थायी भाव आपके हृदय में जगा, आपने कोई ऐसा दृश्य देखा या आपने कोई ऐसे वीर पुरुष को देखा जिससे आपके भीतर भी उत्साह जगा, और उस समय आपका हृदय वीर रस की प्राप्ति कर रहा है। और उस वीर रस की प्राप्ति करते समय आप कुछ अनुभव करते हैं, वो व्यक्ति का व्यक्तित्व गुण है। और ठीक वैसे ही जब कविता में वीर रस का वर्णन किया जाता है, तो उस समय कविता कौन से गुण में होती है?
संबंधित गुण में होती है। वो कोई सा भी गुण हो सकता है, ठीक है। उसको हम आगे चल करके समझेंगे कि कितने प्रकार के गुण हैं। जैसे अलग अलग रस है, तो हम जितने भी हमारे स्थायी भाव है उनको कोई ना कोई रस के साथ लिंक करते हैं। रति नाम का स्थायी भाव है, अलग अलग 3 प्रकार की रति जागृत होती है, संबंधित रस को हम मानते हैं। ठीक वैसे ही कविता में भी अलग अलग प्रकार के गुण निहित रहते हैं, और ये गुण प्रभावित होते हैं किससे? कविता की भीतरी अवस्था से, कविता के आंतरिक पक्ष से। और कविता का आंतरिक पक्ष है भाव। भाव किससे प्रभावित होता है? रस से। भाव का है ना, भाव मतलब स्थायी भाव, स्थायी भाव से रस की निष्पत्ति होती है। करेक्ट। ये बात अभी तक दिमाग में बैठी है कि नहीं? जो मैंने अभी अभी जो कुछ भी बताया है वो पहले दिमाग में बैठना जरूरी है। हाँ सर। एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करता हूं। गुण का मतलब क्या होता है? हर प्रकार की विशेषताएं, अच्छी बुरी सारी, सद्गुण दुर्गुण। करेक्ट। जैसे एक इंसान के भीतरी पक्ष को जान करके हम उसके गुण जान सकते हैं, वो कैसा अनुभव कर रहा है, इस आधार पे हम उसके गुणों की व्याख्या कर सकते हैं, बाहरी तौर पर नहीं। बाहरी तौर पर हमें कुछ हिंट मिलते हैं, सहायता मिलती है उसके गुणों को ठीक प्रकार से जांचने के लिए, समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई आदमी गुस्से में है तो उसकी आंखें लाल होगी, चेहरा तमतमाया हुआ होगा, उसकी भौहें चढ़ी हुई होगी। लेकिन ऐसा वो नाटक भी तो कर सकता है। वो बहुत खुश है तब भी वो ऐसा कर सकता है, जानबूझकर नाटक कर सकता है वो। तो वहां कंफ्यूज होते हैं। असली गुणों को पहचानने के लिए हमें उस व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व को जानना पड़ता है कि वो भीतर से कैसा अनुभव कर रहा है। जब हम ये चीज जान लेते हैं तब हम पता लगाते हैं, या तब हम बोलते हैं कि अमुक व्यक्ति में अमुक गुण हैं। यानी कि उसका आंतरिक पक्ष जानने के बाद ही हम गुणों की ठीक तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। ठीक ऐसा ही कविता में होता है। कविता के भी आंतरिक पक्ष को जब तक हम नहीं जान लेते हैं तब तक हम गुणों को ठीक ढंग से नहीं बता पाते। बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि ट वर्ग के व्यंजन आ गए तो यहां पर सीधा सीधा ओज गुण लगा दो। ऐसा नहीं होता है। ये मैं इसलिए समझा रहा था, इतनी चौड़ी लंबी चौड़ी रामायण, कि व्यक्ति का आप मुखौटा देख करके, उसकी वेशभूषा देख करके, उसके हाव भाव देख करके आप जो है गुणों की उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, एग्जैक्ट व्याख्या नहीं कर सकते। हो सकता है वो आपके साथ छल कर रहा है, हो सकता है वो एक छद्म रूप अपना रहा है। जैसे कई लोग भीतर से बहुत उदास होते हैं लेकिन चेहरे पर एक हंसी ला करके रखते हैं। वो क्या कर रहे हैं? आपके साथ छद्म कर रहे हैं, उस गुण को नहीं बता रहे हैं जो है उनके अंदर, उस गुण को बताने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको हिंट दे रहे हैं ऐसे गुण की तरफ ले जाने के लिए जो उस समय वो अनुभव नहीं कर रहे हैं। ठीक ऐसा कई बार कविता में भी होता है। बाहरी रूप रंग से, छंद इत्यादि से, शब्दावली इत्यादि से आपको कविता कोई और गुण की भी लगती है, लेकिन आंतरिक भाव जब हम समझते हैं तो उसका कोई और गुण भी देखने को मिलता है। करेक्ट। आंतरिक पक्ष जो होता है वो गुणों को पहचानने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद दूसरी चीज होती है जो बाह्य हिंट मिलते हैं हमें, बाहरी गुण जो होते हैं कविता के, जैसे छंद है, शब्दावली है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी चीज क्या है? कविता का भाव, कविता का रस। उस रस के द्वारा ही हम जो है गुणों की पहचान कर सकते हैं कविता की। समझ में आई बात? आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए। काव्य के स्वरूप का निर्माण 5 तत्वों के मिलने से होता है। 5 तत्वों के मिलने से एक काव्य स्वरूप तैयार होता है। वो 5 तत्व क्या है? ध्यान से समझना, ये भी काव्य शास्त्र के प्रश्न ही है। शब्द, उसमें निहित अर्थ, उस अर्थ में निहित भाव, भाव के साथ
कल्पना, कल्पना के अतिरिक्त कई बार विचार भी होते हैं। ये 5 चीजें जब मिलती है तो काव्य का एक स्वरूप, काव्य का एक ढांचा तैयार होता है। शब्द, अर्थ, भाव, कल्पना, विचार, इन 5 चीजों से जो है कविता बनती है। इनके संतुलित समन्वय से ही सुंदर कविता की रचना होती है। इसका मतलब क्या हो गया? शब्द तथा भावमय अर्थ से युक्त रचना कविता कहलाती है। शब्द आ गया, शब्द में अर्थ निहित है, और उसका भावमय अर्थ जिसमें कई बार कल्पनाएं होती है, कई बार विचार भी इसके साथ में, भाव के साथ में जुड़ जाते हैं। कुछ चीजें विचारपूर्ण होती है, कुछ चीजें भावपूर्ण होती है। जब ये सारी चीजें एक युक्त तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं तो वो रचना क्या कहलाती? काव्य कहलाती, कविता कहलाती। जैसे मनुष्य के शरीर में शूरवीरता, सच्चरित्रता, उदारता, करुणा, परोपकार आदि ये मानवीय गुण होते हैं। ठीक उसी प्रकार से कविता में भी प्रसाद, ओज, माधुर्य जैसे कई गुण मौजूद रहते हैं। करेक्ट। जैसे इंसानों के व्यक्तित्व में शूरवीरता, सच्चरित्रता, उदारता, परोपकार इत्यादि के गुण रहते हैं, ठीक वैसे ही कविता में भी कुछ गुण मौजूद रहते हैं। ध्यान रखना कि कविता के बाह्य रूप में कुछ भी हो सकते हैं, आंतरिक रूप से पहचाने जाते हैं शुद्ध तरीके से। जैसे मैं ऊपरी तौर पर मान लीजिए बहुत बड़ा परोपकारी व्यक्ति हूं, दिखावा करता हूं परोपकार का, लेकिन क्या मैं वास्तव में परोपकारी व्यक्ति हूं? नहीं हूं। मेरे अंदर कुछ और ही चल रहा है। मैं ऊपरी तौर पर दिखावा करता हूं परोपकार करने का। सच्चाई की पहचान कब होती है? जब कोई व्यक्ति मेरे भावों को समझता है, जब कोई व्यक्ति मेरे भीतर क्या चल रहा है, मेरे आंतरिक पक्ष को जब कोई व्यक्ति जानता है, तब वो मेरे गुणों की ठीक ढंग से व्याख्या कर सकता है। अन्यथा वो कैसी व्याख्या कर रहा है? वो एक छद्म, वो एक झूठी व्याख्या कर रहा है। तो कविता के भी गुण पहचानने के लिए उसके आंतरिक व्यक्तित्व को जानना जरूरी होता है। और कविता का आंतरिक व्यक्तित्व क्या होता है? उसका भाव पक्ष, उसका रस। क्योंकि रस किससे निष्पृत होते हैं? रस निष्पृत होते हैं भाव से, स्थायी भाव से। करेक्ट। ये पूरा अभी तक जो रामायण बताई थी आपको, उसका पूरा सार है ये। जैसे चारित्रिक गुणों के कारण इंसान की शोभा बढ़ती है, वैसे ही अलग अलग कविता के गुणों के कारण अलग अलग कविता की शोभा बढ़ती है। जैसे कोई कविता ओज गुण वाली होती है तो ओज गुण को पसंद करने वाले लोगों को अच्छी लगती है। जैसे कोई इंसान परोपकारी होता है, परोपकार करने वाले लोगों को या परोपकारी गुणों को पसंद करने वाले लोगों के लिए वो एक आइडियल व्यक्ति होता है, वो एक आदर्श इंसान होता है। कोई व्यक्ति वीर होता है, जो वीर लोगों को पसंद आएगा। ऐसे ही कोई कविता ओज गुण वाली होती है, कोई प्रसाद गुण वाली होती है, कोई माधुर्य गुण वाली होती है। अलग अलग तरह के अलग अलग गुणों की कविताएं होती है। गुण काव्य के प्रभाव को बढ़ाते हैं। सामने वाले पाठक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कितना प्रभावित होगा, वो वैसा बनने की कोशिश करेगा, ये कविता के गुणों से, एक तरीके से कविता के गुणों के द्वारा ही जो है हम ध्यान लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई परोपकारी व्यक्ति है और वो एक धर्म सभा में भाषण दे रहा है, तो उसके भाषण से बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। लेकिन एक परोपकारी व्यक्ति, एक सीधा साधा सरल हृदयी व्यक्ति है, सहृदयी व्यक्ति है, और वो गुंडों की सभा में भाषण दे रहा है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? न के बराबर। उसकी बात को समझा नहीं जाएगा, क्योंकि उन गुणों की पहचान करने वाला वहां पर मौजूद नहीं है। ठीक वैसे ही एक इतर गुण की कविता दूसरे इतर गुण में समाहित नहीं हो सकती है। अगर आप समाहित करने की कोशिश करोगे तो वहां पे विकार उत्पन्न होगा। जैसे वो व्यक्ति कहेगा गुंडों की सभा में या दुष्ट लोगों की सभा में कि आपको इस तरीके से परोपकार करना चाहिए, तो हो सकता है उनमें से कोई उठ करके उसका नाक तोड़ दे, ये ऐसे कैसे बोल रहा। तो इससे क्या होगा? साम्यता नहीं पैदा होगी, बल्कि विरोध पैदा होगा, एक विकृति आएगी उससे, विपरीत गुणों को इस्तेमाल करने से एक समय में। ऐसा कविता में होता है। ठीक है।
गुण कविता के प्रभाव को बढ़ाते हैं। जिस प्रकार शौर्य आदि आत्मा के धर्म है, शरीर के धर्म नहीं है। शूरवीरता शरीर का धर्म नहीं है बल्कि आत्मा का धर्म है। ठीक उसी प्रकार काव्य गुण किसमें अवस्थित होते हैं? रस में। कविता की वर्ण कविता की शब्दावली में नहीं बल्कि उसकी रस में अवस्थित होते हैं। जैसे इंसानों के गुण उनकी आत्मा में, उनके हृदय में अवस्थित होते हैं। ठीक उसी प्रकार कविता के गुण किसमें अवस्थित होते हैं? रस में। शब्दों में नहीं, उसके वर्णों में नहीं, उसकी शब्दावली में नहीं, बल्कि उसके द्वारा निश्रित रस, उसके द्वारा उत्पादित रस अर्थात उसके स्थायी भाव में ही मौजूद रहते हैं। तो भाव महत्वपूर्ण होता है कविता के गुणों की पहचान करने के लिए। ये हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हालांकि इस लेवल पे, पीजीटी लेवल पे इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं काव्य गुणों से रिलेटेड। जनरली जो एग्जाम पैटर्न के प्रचलन में जो उदाहरण है वही पूछे जाते हैं। लेकिन इन फ्यूचर हमेशा ये ध्यान रखना, इंटरव्यू में ऐसा पूछा जाता है। जनरली आपको हर इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपका काव्य शास्त्र का सिलेबस है पीजीटी एबीएस और पीजीटी एनवीएस में, और इसके ऊपर जाते हैं आप तो कॉलेज लेक्चरर के जितने भी इंटरव्यू होते हैं वहां इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, प्राथमिक स्तर के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इन पे कोई ध्यान नहीं देता है। गुणों की पहचान रस में अवस्थित होती है, कविता के भाव में अवस्थित होती है, न कि शब्दावली में, न कि वर्णमाला में। जनरली पूछा जाता है कि आप ओज गुण को कैसे पहचानेंगे, और आपका आंसर क्या होता है रटा रटाया कि उसमें संयुक्त अक्षर हो और इसके अलावा क्या हो, क वर्ग, मूर्धन्य ट वर्ग और ट वर्ग की प्रधानता हो, और वहां पर कोई युद्ध, कोई उत्साह की बात हो, वीरता से जुड़ी हुई बात हो। ऐसी स्थितियों में ओज गुण होता है। जब आपने पहले ही अक्षरों के द्वारा, वर्णों के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को गुणों की पहचान कराई तो वो जान जाएगा कि आपके अंदर जो है कितना दम है, कितना अच्छे तरीके से आपने सब्जेक्ट को समझा है। क्योंकि गुण कभी भी बाह्य व्यक्तित्व से नहीं आके जा सकते, ये सहायक है। ये इसलिए बताए जाते हैं हिंट के तौर पे कि ध्यान रखना है। अब फिर आप कहोगे कि फिर क्यों कहा जाता है कि संयुक्त अक्षरों से जो है ओज गुण की कविता बनती है। ये हिंट है बाहरी तौर पे दिखने वाले। अमूमन ऐसा होता है कि संयुक्त अक्षरों के द्वारा जो है वीर रस या ओज गुण की कविता की जाती है, या जहां पर संयुक्त अक्षरों का प्रयोग ज्यादा होता है वो कविताएं जो है वो ओज गुणों से युक्त वाली होती है, क्योंकि वहां पर मौजूदा तौर पर वीर रस काम कर रहा होता है। वीर रस में ये चीजें सहायक होती है। आप सीधे सीधे इनको गुणों से लिंक मत कर दीजिए, क्योंकि गुण कविता की रस और उसके भाव दशा से आपको प्राप्त होंगे, वर्णों से प्राप्त नहीं होने वाले गुण। तो इस चीज का सर मान लीजिए सर हम लोगों से कोई पूछे हम्म कि रणबीर बड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, राणा हम्म प्रताप के घोड़े पड़ गया हवा का पाला था। हम्म अगर कोई ये पूछे आप बताइए आप इसमें कौन सा गुण है, तो हम सर इसको कैसे पहचानेंगे शब्दों और भावों से? आप बताइए एक बार। आप रस निकालिए ना, उसका कविता का रस कौन सा है। वीर पहले आपको भाव पता होना चाहिए, भाव क्या निकल के आ रहा है, फिर भाव से आप पकड़ते हैं रस को, और जैसे ही रस पकड़ में आया कविता का गुण पता चल जाएगा। समझ में आई बात? हाँ सर। गुण, ये चीज समझिए ना, कोई इंसान के गुण आप कैसे पहचानते हैं? उसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, उसने अच्छे बाल बना रखे हैं, अच्छा खासा उसने पैसा खर्च किया अपने फेस पर, तो क्या वो सज्जन व्यक्ति है? नहीं। नहीं पहचान सकते। कब पहचानते हैं हम? जब उसकी आंतरिक दशा का पता करते हैं, जब उसके अंतर को टटोलते हैं, जब ये पता करते हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति अंदर से कैसा है। आंतरिक गुणों के आधार पर हम उसके गुणों का आकलन कर सकते हैं। बाह्य गुण सिर्फ हिंट होते हैं, है ना। बाह्य गुण 100% सही नहीं होते। कई बार आपके साथ छल कर सकता है वो। कविता में भी कई बार छल होता है,
ऊपरी तौर पर संयुक्त अक्षरों वाली रचना है, लेकिन उसका रस कुछ और ही नहीं प्राप्त हो रहा है। आपका जो हृदय है कोई और स्थायी भाव को प्राप्त कर रहा है। ऐसी स्थितियों, अमूमनी ऐसे हिंट होते हैं ये, जिनके द्वारा आप सरलता से एक पहचान बना सकते हैं कि हाँ, इस तरीके का दिखने वाला आदमी जो है वो ऐसे व्यक्तित्व वाला होता है। आंखों पे चश्मा है, बाल थोड़े बड़े हुए हैं और थोड़ा सीरियस टाइप का है, ज्यादा ध्यान नहीं देता दूसरी चीजों की तरफ, इसका मतलब पढ़ाकू लड़का है। लेकिन खुरापाती भी तो हो सकता है वो। उसके आंतरिक व्यक्तित्व को जानना जरूरी होता है उसके गुणों को पहचानने के लिए। इस चीज को जोर देकर के मैं बार बार कह रहा हूं, आपको सबसे पहले उसका भाव पहचानना, कविता का भाव जैसे ही पहचान में आया, आपको रस की प्राप्ति होगी कि रस कौन सा है इस कविता में। और जैसे ही रस की प्राप्ति होती है, आपको गुण पहचानने की जरूरत ही नहीं, कंफ्यूज होंगे ही नहीं। अगर आप इस तरीके से जेन्युइन तरीके से निकालेंगे ना, तो कोई भी कविता में परेशान नहीं होंगे। अगर आप इन चीजों को पहचानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर तो आपको क वर्ण बार बार किसी और में मिलेगा, श्रृंगार रस की कविता में भी मिल जाएगा, वहां पर आप कंफ्यूज होंगे। आपको पहचानना है रस। चलिए, आचार्य वामन ने गुणों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में लिखा है, काव्य शोभाया कर्तरी धर्म गुणा, कि काव्य की शोभा करने वाले धर्म क्या है? गुण है। जैसे इंसान की शोभा करने वाले धर्म क्या होते हैं? गुण होते हैं। ठीक वैसे ही, अर्थात शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म को गुण कहा गया है। ये व्याख्या आगे चल करके और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है और पहुंचती है भाव के परिप्रेक्ष्य में। और भाव का परिप्रेक्ष्य मतलब रस का परिप्रेक्ष्य। काव्य गुणों की संख्या क्या है? अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग काव्य गुण माने हैं। शुरुआती तौर पे इनकी संख्या जो है ज्यादा रही है, बाद में धीरे धीरे करके इसकी संख्या में कमी होती गई है। सबसे पहले भरत मुनि की बात करते हैं। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों के भेदों और प्रभेदों का निरूपण किया अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। आप जब उत्तर डिस्क्रिप्टिव रूप में लिख रहे हैं ना, तो काव्य शास्त्र के किसी भी चीज के हवाला देते समय नाट्य शास्त्र का हवाला जरूर दें, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। भरत मुनि ने लिखा है और 10 गुणों को स्वीकार किया है प्रारंभिक स्तर पर। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, मोज, पद, सुकुमार्य, अर्थस्य च व्यक्तिरुदारुता। यहाँ पर 2 गुण हैं, अर्थ व्यक्ति और उदारता। कांतिश्च काव्यस्य गुणादशेते, ये 10 गुण हैं काव्य के, इसमें अंतिम कांति है। कांति मतलब प्रभाव। ये भरत मुनि के द्वारा बताए गए 10 गुण हैं। कौन कौन से हैं? श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सुकुमार्य, अर्थ अभिव्यक्ति, उदारता और कांति। ये 10 गुण भरत मुनि ने बताए हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या आता है इस लेवल पे, पीजीटी हिंदी के लेवल पे, आचार्य भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र में वर्णित काव्य गुणों की संख्या कितनी है? कितने? 10। दूसरा क्वेश्चन इससे थोड़ा सा आगे का आता है, वो है निम्न में से कौन सा काव्य गुण आचार्य भरत मुनि द्वारा नहीं बताया गया है? ठीक है, किसी और आचार्य कवि का गुण जो है वो यहाँ पे ले आते हैं, लेकिन जो मूलभूत काव्य गुण है वो तीनों यहाँ पर मौजूद है। प्रसाद, माधुर्य और ओज, ये मूलभूत 3 काव्य गुण हैं। 10 गुण भरत मुनि ने स्वीकारे। कौन सा ग्रंथ है? नाट्य शास्त्र में। और अंतिम कौन सा है? कांति। पहला कौन सा है? श्लेष। ये 10 काव्य गुण है। भरत मुनि के बाद आचार्य भामा ने भी काव्य गुणों की संख्या 10 ही स्वीकार की है, परंतु उन्होंने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसको माना है? प्रसाद और माधुर्य गुण को। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। कैसे प्रश्नों में पूछा जाता है इस तरीके का प्रश्न? तथ्यात्मक प्रश्नों में। क्या क्वेश्चन क्या रहता है? निम्न में से काव्य गुणों के संदर्भ में सही कथन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। और फिर ये कहा जाता है सबसे पहले काव्य गुणों के संदर्भ में नाट्य शास्त्र में चर्चा की गई और भरत मुनि ने
10 काव्य गुण बताए। दूसरा कथन होगा, भरतमुनि द्वारा बताए गए 10 काव्य गुणों में प्रसाद, ओज और माधुर्य गुण भी जो है स्थान रखते हैं। तीसरा कथन आता है, भरत मुनि के पश्चात आचार्य भामह ने भी काव्य गुणों की संख्या 10 स्वीकारी है और उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दिया है ओज और माधुर्य को। फिर चौथा क्वेश्चन आता है, अंतिम रूप से मुख्य रूप से 3 काव्य गुणों को स्वीकार किया गया, प्रसाद, ओज और माधुर्य। बताइए कौन सा कथन गलत है, मतलब सही नहीं है, ये बता दिया पहले। कौन सा आंसर होगा तीनों में से, चारों में से? 3 सर। 3। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है, प्रसाद की जगह ओज रख दिया है। ठीक है, इस वजह से ये कथन जो है नहीं है की श्रेणी में आ जाता है। तो काव्य गुणों से इस तरह का प्रश्न भी पूछा जाता है, सावचेत रह के इसको जो है फैक्चुअल तरीके से और तथ्यात्मक तरीके से अध्ययन करें, सब चीजें सम्मिलित करते हुए। भरतमुनि के बाद भामा ने इस संदर्भ में बात की अपने रचना में, और भामा ने 10 काव्य गुण स्वीकार किए भरतमुनि की तरह। वही सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया? प्रसाद और माधुर्य को ज्यादा महत्व दिया। सबसे ज्यादा प्रशंसा इसकी की कि ये तो आवश्यक है काव्य में, ये काव्य में नहीं मौजूद रहेंगे तो वो काव्य रचना जो है एक श्रेष्ठ काव्य रचना नहीं हो सकती है। कौन कौन से 10 गुण है? श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारुत्व, मौज, कांति, समाधय, अंतिम कांति है, और सॉरी समाधि है, अंतिम समाधि है, ये ध्यान रखना। आचार्य भामा के यहाँ पर पहला श्लेष है, भरत मुनि के यहाँ पर भी और भामा के यहाँ पर भी। आचार्य भरत मुनि के यहाँ पर अंतिम कांति है, आचार्य भामा के यहाँ पर अंतिम 10वें के रूप में समाधि को रखा गया है। इस चीज को भी दिमाग में रखना। एक इंपॉर्टेंट बात जो आचार्य भामा कहते हैं भरत मुनि के अतिरिक्त, भरत मुनि से इतर, वो ये है, इति वैदर्भ मार्गस्य प्राणा 10 गुणा स्मृता। मतलब इन 10 गुणों को याद रखिए, ये वैदर्भी मार्ग के हिसाब से हैं। ऐशाम विपर्य प्रायो दृश्यते गौड़मन्नि। इसका विपर्य, विपर्य का मतलब क्या होता है? विपरीतार्थक। ये वैदर्भी में गुण है, लेकिन गौड़ी रीति जब होती है, ये काव्य की रीतियां हैं, मार्ग है, काव्य के मार्ग है। वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, इनको भी हम पढ़ेंगे। पहले गुणों को इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि इनसे ज्यादा चांसेज है क्वेश्चन आने के। रीति से उतने ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, उतने ज्यादा का मतलब होता ही नहीं है मैक्सिमम टाइम। कई बार एक आधा क्वेश्चन रीति से पूछ लिया जाता है, लेकिन रीति का संबंध पूरी तरीके से गुणों के साथ है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। गुणों की आधारभूत संरचना जो है काव्य की रीतियों से ही तय होती है। रीतियों को हम पढ़ेंगे बाद में, जब आपको गुण अच्छे से समझ में आ जाएंगे तब। रीतियों को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, वो क्लियर है। तो ये बात कौन कहते हैं अलग से? आचार्य भामा, कि गौड़ी रीति में ये विपरीत बन जाते हैं और वैदर्भी रीति के सहायक है। ये 10 गुण हैं, वैदर्भी के प्राण हैं और इसकी विपरीतता गौड़ी रीति में देखी जाती है। गौड़ी रीति में ये गुण विपरीतता के सूचक होते हैं और वैदर्भी रीति में ये सहायक के तौर पे। बाद में एक तीसरी रीति भी आई, पांचाली। वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, ये 3 रीतियां हैं जिनके बारे में हम आगे बाद में कभी चर्चा करेंगे। ये वाली लाइन जरूर याद रखिएगा भामा की। ये 10 गुण वैदर्भी के प्राण माने जाते हैं और इसकी विपरीतता गौड़ी रीति में देखी जाती है। सर इसका मतलब यही हुआ ना, कि अगर ये वैदर्भी रीति रहेगी तो जो काव्य के जो गुण हैं वो मतलब अच्छा प्रभाव डालेंगे, और बिल्कुल अगर ये गौड़ी रीति में आ जाएंगे तो इसके मतलब विपरीत, मतलब उसका प्रभाव को खत्म कर देंगे। यही हुआ इसका मतलब ना। करेक्ट। जैसे ओज गुण में आप हास्य रस को इस्तेमाल करेंगे साथ में समुच्चय के तौर पे, तो वो ओज गुण का प्रभाव भी क्या कर देगा? खत्म कर देगा, और हास्य का भी प्रभाव खत्म कर देगा। आपकी रचना को, जो रचना का प्रभाव सम्मिलित रूप से कुछ होगा ही नहीं। करेक्ट। एक रस के साथ उसका सहायक रस निश्चित है, उसके सहायक रस के तौर पे, या जब रस परिवर्तन करने की दशा आती है तो आपको वो वाला रस इस्तेमाल करना है। जैसे
तुलसीदास क्या करते हैं, बड़ी चालाकी के साथ करुण रस के साथ में वीर रस का इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत चालाकी के साथ करते हैं। जैसे लक्ष्मण को वो बाण लगा हुआ है, लक्ष्मण मूर्छित है, सारे वानर व्याकुल है, उसी समय अचानक से हनुमान जी आते हैं। उन वानरों में जो अभी तक बहुत दुखी थे, उदास थे, रो रहे थे, वो अचानक से जोश से भर जाते हैं, उत्साह से भर जाते हैं। ये रस परिवर्तन है, चमत्कारिक तरीके से करते हैं। आई गई हनुमान जिम करुणा में वीर रस। जैसे करुणा में अचानक से वीर रस आने पर क्या स्थिति बनती है, ठीक वैसी स्थिति वानरों की हो गई है जब हनुमान जी वो पहाड़ लेकर के और संजीवनी बूटी लेकर के लैंडिंग करते हैं। तो इनके पश्चात दंडी के, इसके बाद आचार्य भामा के बाद दंडी, दंडी के बाद वामन ने मुख्यतः दो प्रकार के गुण स्वीकार किए हैं, शब्द के गुण और अर्थ के गुण। पुनः इन दोनों गुणों के पहले बताए अनुसार, जो पहले हमने अभी भरत मुनि के अनुसार चर्चा की है, ये 10 भेद, 10 भेद शब्द गुण के, 10 भेद अर्थ गुण के, कुल 20 गुण स्वीकार किए हैं। तो वामन के अनुसार गुणों के प्रकार कितने हैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, अगर प्रकार पूछे तो 2, शब्द गुण अर्थ गुण। संख्या पूछे तो 20। आचार्य वामन के अनुसार, प्रश्न ध्यान से सुनना, आचार्य वामन के अनुसार काव्य गुणों के प्रकार है कितने, 2। आचार्य वामन के अनुसार बताए गए कुल गुण कितने हैं, तो 20। कुल 20 गुण बताएं, 10 शब्द गुण के और 10 अर्थ गुण के। शब्द गुण अर्थ गुण 2 भेद हैं, 2 प्रकार हैं काव्य गुण के, और उनमें दोनों में 10-10 वही गुण हैं जो इससे पहले भरत मुनि ने बताए हैं 10। वही यहां पर जो है शब्द गुण है 10, वही यहां पर 10 अर्थ गुण है। कुल कितने हो गए, 20। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं होगा ना इससे। दंडी के बाद वामन ने 2 प्रकार के काव्य गुण बताए हैं, शब्द गुण अर्थ गुण। शब्द गुणों के 10 और भेद हैं और अर्थ गुणों के 10 और भेद हैं। कुल काव्य गुण कितने हो गए, 20। ये चीज दिमाग में रखना। सर ये जो शब्द गुण और अर्थ गुण है, ये दोनों के दोनों इसमें सेम 10 है या डिफरेंट है? हाँ, 10 सेम एज इट इज। जो भरत मुनि के बताए हुए ना, वो 10 शब्द गुण हैं और वही 10 एज इट इज अर्थ गुण है। ओके सर। पर 10 और 10 मिलके हो गए 20। शब्द गुण का है, शब्द गुण का सर 1-2 उदाहरण बताइए। शब्द गुण में क्या है? शब्दों के माध्यम से, जैसे अलंकार इत्यादि इस्तेमाल करते हुए कोई गुण प्रकट किया जाता है कविता का, है ना। जैसे ये संयुक्त अक्षर वाले उदाहरण हैं। ये आचार्य वामन के समय में थे, ठीक है, बाद में इनको अस्वीकार कर दिया गया, बाद में इनकी नई व्याख्या आती गई। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोरोना का पहला जो टीका लगा, उस टीके को पहली दफा जब इस्तेमाल किया तो ये कहा गया कि ये सबसे पावरफुल है। उसके 10 दिन बाद में एक दूसरा टीका आता है और ये कहा जाता है कि उससे ज्यादा ये पावरफुल है। अब लोग कौन सा लगाएंगे, लोगों का बिलीव किस में ज्यादा होगा, दूसरे वाले में। उसके 20 दिन बाद में तीसरा टीका आता है जिसकी एक्यूरेसी और ज्यादा होती है, तो लोग किस टीके की तरफ जाएंगे, तीसरे वाले टीके की तरफ, क्योंकि वो अपडेटेड वर्जन है। जैसे फोन, मोबाइल फोन है ना, पुराने फोन अलग टाइप के आते थे, फिर उसके बाद सिम्बियन प्लेटफॉर्म पे आने लगे, उसके बाद में आपके जावा पे आने लगे, उसके बाद में एंड्रॉइड पे आने लगे, एंड्रॉइड में भी लेटेस्ट आते गए, iOS पे आने लगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आने लगे। तो जो सबसे ज्यादा अपडेटेड है, जो सबसे ज्यादा यूजफुल है, उसको लोग इस्तेमाल करते हैं, बाकी वाले को इस्तेमाल नहीं करते हैं, भले ही उसका एक संस्करण मौजूद है मार्केट में। तो ये वामन की तरफ से बताए गए 2 गुण थे, लेकिन अपडेटेड नहीं थे। अपनी तरह से इन्होंने व्याख्या दे दी, लेकिन इस व्याख्या को स्वीकार नहीं किया गया। मेरे कहने मतलब है सर कि शब्द गुण का 1-2 उदाहरण बता दीजिए और अर्थ गुण का सर 1-2 उदाहरण बता दीजिए, जिससे हम लोग सर इसको संदर्भ सही समझ सकते हैं इसका। हाँ, मैं बताता हूँ।
जब संयुक्त अक्षरों के द्वारा भले ही उसमें किसी भी प्रकार के रस की प्राप्ति हो रही है, संयुक्त अक्षरों के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि यहाँ पर फलाना गुण है कविता का। ठीक है, कविता के जो 10 गुण भरत मुनि ने बताए ना, उनमें से कोई एक गुण वो शब्दों के आधार पे जब लगाया जाएगा तब संयुक्त, तो तब वहां पर शब्द गुण है। और अर्थ के आधार पे लगाया जाएगा, यानी कि उसके भाव के आधार पे लगाया जाएगा, अर्थात उसके रस के आधार पे उसका जो है अंतिम सूत्र मिलता है कि यहाँ पर कौन सा गुण है, तो वहां पर अर्थ गुण है। समझ में आई अब बात? समझ में आ गया सर, अब समझ में आ गई सर, ओके। ऊपरी तौर पर बाहरी स्ट्रक्चर से, जैसे इंसान को बाहरी तौर से पहचान के आप कहते हैं कि हाँ ये तो कोई गुंडा आदमी है, क्योंकि ऐसी शक्ल है, ऐसे बाल बना रखे उसने, ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, तो ये जरूर कोई गुंडा है। आपने बाहरी, कविता के बाहरी तौर से पता लगा लिया कि ये वीर रस की कविता है, क्योंकि आपने संयुक्त अक्षर देखे उसमें एक आधा, क्योंकि आपने क वर्ग ट वर्ग देखा उसमें एक आधा वर्ण, और आपने ऊपरी तौर से देख करके उसके शब्दों के द्वारा ही आपने क्या कर दिया, उसका गुण निर्धारित कर दिया। ये शब्द गुण है। और जब आप उसके अर्थ उसके भाव के आधार पर तय करते हैं, उसके रस दशा के आधार पर तय करते हैं, तो वो उसका अर्थ गुण हो गया। भेद वही है 10-10 जो भरत मुनि ने बताए, वही 10-10 भेद है, सेम एज इट इज, 10 ही शब्द में 10 ही अर्थ में। एक में शब्दों के द्वारा निर्धारित होता है, एक में अर्थ के द्वारा निर्धारित होता है। एक में बाहरी चीजें हैं, जैसे अलंकार हो गया, छंद इत्यादि हो गया। वामन इत्यादि आचार्यों ने तो छंदों के आधार पर भी काव्य गुण बांटे कि अगर आप फलाना छंद इस्तेमाल करते हैं, छप्पे अति इत्यादि जैसा कोई छंद इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर जनरल सी बात है कि वो वीर रस का छंद है, वीर रस में ज्यादा प्रयुक्त किया जाता है। अब भले ही आप छप्पे छंद का इस्तेमाल करते हुए श्रृंगारिक रचना लिखेंगे, तब भी वामन के बताए हुए काव्य गुणों के अनुसार आपको इस पर्टिकुलर छंद, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा उन्होंने नहीं बताया, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। भले ही आप छप्पे में श्रृंगार रस की रचना कर रहे हैं, तब भी वामन के अनुसार, क्योंकि वामन ने कुछ छंदों को निर्धारित किया है कि इन छंदों का अगर कोई रचनाकार इस्तेमाल करता है तो वो इस प्रकार का शब्द गुण होगा, और आप उसके आधार पे उस रचना को जो है कोई वीर ओज गुण वाली रचना ठहरा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है भले ही श्रृंगारिक वर्णन किया गया है, लेकिन छंद कौन सा इस्तेमाल कर लिया है, जो वीर रस में होता है। करेक्ट। बाहरी तौर तरीकों से पहचान करके उस पर कोई काव्य गुण का आरोप लगाना शब्द गुण है, और भीतरी तौर तरीकों को समझ करके उसके भाव और रस को समझ करके उसका काव्य गुण निकालना अर्थ गुण है। बाकी भेद वही है जो इससे पहले बताए गए, दंडी के द्वारा और भरत मुनि के द्वारा। आचार्य वामन के बाद के आचार्यों में आचार्य भोजराज ने, जिनकी रचना है सरस्वती कंठाभरण, इस रचना में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, एक तो आचार्य भोजराज की रचना का नाम जिसमें काव्य गुण वर्णित किए गए हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, छंद अलंकार काव्य गुण काव्य दोष सब कुछ वर्णित है इसमें सरस्वती कंठाभरण में। आचार्य भोजराज की रचना का नाम, दूसरा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा काव्य गुणों की चर्चा किस आचार्य कवि ने की है संख्या के आधार पे, और वो है आचार्य भोजराज। कितने गुण बताएं? 48 24 शब्द गुण है और 24 अर्थ गुण स्वीकार किए हैं, लेकिन ये व्याख्या आचार्य वामन की भी और आचार्य भोजराज की भी सिरे से खारिज कर दी गई, क्योंकि कविता के बाह्य गुणों के आधार पे उसके काव्य गुण ठीक ढंग से नहीं पहचाने जाते हैं। कविता की गुणों की पहचान करने के लिए उसकी भीतरी दशा को समझना आवश्यक होता है, अर्थात उसके भाव पक्ष को यानी रस को समझना अति आवश्यक होता है, तभी आप काव्य गुणों की पहचान कर सकते हैं। लेकिन ये उनकी अपनी व्याख्या थी, तो इसको हमें पढ़ना तो पड़ेगा। तो आचार्य भोजराज ने कुल 48 काव्य गुण बताए हैं, 24 शब्द गुण हैं और 24 ही अर्थ गुण हैं। क्लियर? शब्द गुणों को बाह्य गुण और अर्थाश्रित गुणों को आभ्यंतर गुण कहा है, आंतरिक गुण कहा है। का नाम भी याद रखना, भोजराज। हाँ, एक कंफ्यूजन है।
जो वामन ने टोटल 20 गुण बताए थे, तो उसमें जो 10 गुण शब्द वाले और 10 अर्थ वाले हैं, तो एज इट इज मतलब वो जो श्लेष और कांति है वो अर्थ में भी आएंगे और वो शब्द में भी आएंगे। वही 10 गुण एज इट इज शब्दों में आते हैं, शब्द गुणों में, वही 10 गुण अर्थ गुण में भी आते हैं एज इट इज। और आपको पता है दंडी और भरत मुनि के 10 जो काव्य गुण बताए उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सेम टू सेम है, वही के वही है। फिर अंतर क्या है? पहला अंतर जो देखने में परिभाषा के आधार पे आता है कि अंतिम काव्य गुण कौन सा बताया है, भरत मुनि का अलग है और दंडी का अलग है। पहला तो ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें रटना है कि दंडी का अंतिम गुण कौन सा है और भरत मुनि का अंतिम गुण कौन सा है, पहला। दूसरी चीज, भरत मुनि की उस 10 गुणों से आगे चल करके रीतियों को जोड़ते हुए दंडी एक व्याख्या करते हैं ना, उसको दिमाग में रखना जरूरी है कि ये वैदर्भी में तो क्या सहायक है और गौड़ी में ये विपरीतार्थक है। मतलब उसके प्रभाव, कविता के प्रभाव को वैदर्भी में अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये सहायक बनते हैं काव्य गुण, कविता का अर्थ और ज्यादा खिल करके आता है, और ज्यादा स्पष्टता के साथ आता है। और गौड़ी में अगर इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इन काव्य गुणों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसके विपरीतार्थक बन जाते हैं। ठीक है? जैसे माधुर्य, जैसे माधुर्य गुण का इस्तेमाल आप अगर ओज गुण की कविता में करते हैं तो वहां पर वो नहीं सही साबित होगा, वहां पर उसका प्रभाव वो खत्म कर देगा। करेक्ट? यस सर। और ये शब्द याद रखना, बाह्य गुणों के लिए या अर्थाश्रित गुणों के लिए उन्होंने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है? आभ्यंतर गुण। भोजराज ने, आचार्य भोजराज ने, आचार्य भोजराज ने सबसे ज्यादा गुणों की संख्या बताई है, 48 गुण। पहले भेद वही है, मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार में गुणों की संख्या पूछे तो आपको बतानी है 48। 24 शब्द गुण है, 24 अर्थ गुण है, बाकी इससे आगे नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये मत स्वीकार नहीं किए गए। दोनों ही मत जो इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं, दोनों को ही रिजेक्ट किया गया है। उसके बाद आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में, ये इन रचनाओं को तो रट ही लीजिएगा, एक लिस्ट बना के अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लीजिए। ये रोज 2-4 दिन बाद में आपकी आंखों के सामने आएगी तो आपके दिमाग में छप जाएगी। मम्मट ने 3 गुण ही स्वीकार किए हैं। कौन से 3 गुण है जो बाद में प्रचलन में आए? इन्हीं को बाद में आधारभूत गुण कहा गया है। प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण सबसे ज्यादा प्रयुक्त गुण है कविता में। आचार्य विश्वनाथ ने भी अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में इन्हीं 3 गुणों को स्वीकार किया है जो आचार्य मम्मट ने दिए हैं। तो क्वेश्चन क्या है? 3 गुण जो आधुनिक कविता में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको सबसे पहले किसने व्याख्यायित किया था? पर्टिकुलर तौर पे ये 3 ही गुण स्वीकार किए हैं। हालांकि ये तीनों गुण भरत मुनि ने भी बताए हैं, लेकिन इसके साथ में और गुण हैं, 7 गुण और हैं। 7 के साथ में 3 ऐड है। दंडी ने भी इनको तीनों को ही स्थान दिया है ना। ये 3 गुण भोजराज के यहाँ पर भी है। ये 3 गुण उससे पहले वामन के यहाँ पर भी है, लेकिन मुख्य रूप से इन 3 गुणों को छांटकर पहली बार प्रस्तुत किया, पहली बार 3 ही गुण मान करके व्याख्या की है, वो है आचार्य मम्मट, और उनकी रचना है काव्य प्रकाश। ध्यान ये रखना है, काव्य प्रयोजन के संदर्भ में भी मम्मट का मत सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। आपको पता होगा, अपने पूर्ववर्ती आचार्य कवियों की तमाम बातों का सार निकाल करके आचार्य मम्मट जो है काव्य प्रयोजन बताते हैं। और मम्मट के बाद के रचनाकारों ने, भले ही वो विश्वनाथ रहे, हमने अंतिम रूप से विश्वनाथ को ही पढ़ा था काव्य प्रयोजन में, तो विश्वनाथ ने भी एज इट इज वही चीजें मम्मट वाली ही एक्सप्लेन की है, कुछ नया उसमें ऐड नहीं किया है। यहाँ पर साहित्य दर्पण में भी विश्वनाथ ने इन्हीं 3 गुणों को स्वीकार किया है जो आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में वर्णित किए हैं। इसके बाद पंडित राज जगन्नाथ ने भी अपनी रचना रस गंगाधर में उक्त 3 गुणों को ही स्वीकार किया है जो आचार्य मम्मट और आचार्य विश्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित थे। करेक्ट, सारी चीजों का समन्वय किया है। अब जो पहले एक दिन बात की थी कि इनको तुलसीदास कह सकते हैं क्या,
बिल्कुल कह सकते हैं। इनकी प्रतिभा के हिसाब से और इनके काव्य कृतियों के हिसाब से, जो काम इन्होंने किया ना, उसके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण काम किया। जो भी विवाद रहे हैं, उन विवादों को खत्म किया है। भोजराज ने 48 गुण बता दिए। अब बताओ कैसे उसकी व्याख्या करें, कैसे उसमें अंतर निकाले? हर कोई व्यक्ति तो अंतर ही नहीं निकाल सकता है। मम्मट ने उन चीजों का सरलीकरण किया और मात्र 3 काव्य गुणों को अपनी रचना काव्य प्रकाश में स्थान दिया। बाद में विश्वनाथ ने भी और उसके बाद जगन्नाथ ने भी यही 3 गुण स्वीकार किए हैं। करेक्ट। इनको गुण त्रयी कहा गया है। कविता में गुण त्रयी ये है। और दर्शन में गुण त्रयी क्या है? सत्व, रज और तम। कविता में गुण त्रयी प्रसाद, ओज, माधुर्य है। इसको भी ध्यान रखना।